पिछले लेक्चर में हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक बिलियन में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन जो ये है, आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अलग से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हेनरी का नियम। फिर हेनरी के नियम के सीमाएँ आपको पता है, हेनरी के नियम का एप्लीकेशन पता है कि कहाँ कहाँ हेनरी का नियम अप्लाई हो सकता है। और फिर बारी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का। ये अंतिम लेक्चर है ना, इससे पहले सॉल्यूशन के सारे लेक्चर, शायद ये 6ठा या 7वां लेक्चर टोटल होगा। तो कुल मिलाकर चलिए हम आप लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श और अनादर्श घोल क्या है? आदर्श और अनादर्श घोल क्या है? हाँ, थ्रू डायरेक्टली एक की आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को दो हिस्सा में बांट कर पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा आसान क्या है, कंपैरिजन के साथ पढ़ना, मतलब दो हिस्सा में बांट के पढ़ना, जिससे दोनों में अंतर भी कन्फर्म हो जाएंगे। सो लिख लीजिए, एक तरफ लिख दो सर आदर्श घोल, आदर्श घोल, और दूसरी तरफ लिख लो आप अनादर्श घोल। एक तरफ कर लो भाई अनादर्श घोल और एक तरफ आदर्श घोल। तो इसको ना अच्छा से समझना है, सीखना है कि आदर्श घोल क्या है, अनादर्श घोल क्या है। आप बेसिक से ही जानते आ रहे हो कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श घोल। यही मेजर डिफरेंट है ना दोनों के अंदर, और कुछ डिफरेंट है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो लिख लो वैसा घोल, वैसा घोल जो रॉबल, अच्छा राउल्ट को रॉबल लिख सकते हैं, हाँ, जो रॉबल के नियम का पालन करता है, पालन करता है, उसे आदर्श घोल कहते हैं, उसे आदर्श घोल कहते हैं। अर्थात अब रॉबल का नियम क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हमें लिखना होगा अर्थात डेल पी बटा पी नोट बराबर एक्स। जब अनादर्श में आ जाएंगे तब क्या लिखेंगे सर, वैसा घोल, वैसा घोल जो रॉबल के नियम का, हाँ सर आ जाओ, रॉबल के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श घोल कहते हैं, अनादर्श घोल कहते हैं। अर्थात डेल पी बटा पी नोट इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं होंगे। इसमें आ जाइए, आदर्श घोल जो होंगे ना सर, सिंपली समझिए। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए। मैं एक दो एग्जाम्पल लगा देता हूँ। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसके अलावा बेंजीन प्लस टोल्यून, इसके मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आइडियल बिलियन कहलाते हैं। अब इसमें आ जाइए, जैसे इथेनॉल में आप एसीटोन डाल दो या वाटर डाल दो, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला दीजिए, ये भी अनादर्श बिलियन होता है। इसमें भी ईटीसी लिख सकते हैं। तो एक मेजर टर्म्स तो आ गया, आपने डेफिनेशन देख लिया, आपने एग्जाम्पल देख लिया। और इसमें क्या क्या हो सकता है, और इसके करेक्टर के बेसिस पे डिफरेंस आ सकते हैं। तो इसके करेक्टर कौन कौन से हैं, उन सारे करेक्टर्स को हम आप लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसे जल्दी से लिख दीजिए ना, इसको हम ऊपर भी करके लिखते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम चलिए कवर कर लेते हैं। ये हट गया हमारा, और इसको हम और ऊपर लिखते हैं। दूसरा आंसर, दूसरा पॉइंट, इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसका आयतन, आयतन अपरिवर्तित रहता है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि डेल भी मिक्स जो होगा वह किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जबकि इसमें बात करेंगे तो इसका आयतन, इसका आयतन परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित
हो जाता है, यानी डेल वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट, इसका एंथैल्पी या ऊष्मा क्या रहता है भाई, अपरिवर्तित रहता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं डेल एच मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंथैल्पी या ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहता है। इसमें आ जाइए, इसका एंथैल्पी या ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। इसमें हम लिख सकते हैं डेल एच मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि परिवर्तित हो गया तो परिवर्तन शून्य नहीं है, शून्य छोड़कर कुछ है। साथ ही साथ एक मेजर पॉइंट समझिए, यहाँ पर आदर्श घोल जो है वह स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। नहीं बनाता है। कौन? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाता है, लेकिन अनादर्श विलयन जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। तो हम लिख सकते हैं यह स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाता है, जबकि इसमें लिख देते हैं यह स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है सर। तो आदर्श घोल और अनादर्श घोल में ये मेजर डिफरेंस है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए तेज़ी से, फिर हम आप लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, जल्दी से। क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हेनरी का नियम ना आए और विलियन चैप्टर ख़त्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो सेट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखिए अगला क्वेश्चन एक लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या होगा भाई? हेनरी के नियम को लिखें। हेनरी के नियम को लिखें। थोड़ा आप अच्छा से स्टार्ट करो, रिधम दो कि हेनरी का नियम क्या है, ये सब बताओ, फिर लिखो। हेनरी का नियम किसने दिया? तो लिखिए विलियम हेनरी महोदय ने किस लिए दिया था नियम? गैस का द्रव में विलयता के। महोदय ने गैस का द्रव में विलयता को दर्शाने हेतु एक नियम प्रस्तुत किए। एक नियम प्रस्तुत किए जो निम्नवत है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। हेनरी महोदय के अनुसार पहले कॉमा फिर इन्वर्टेड। देखो ऊपर वाला लाइन लिखना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाला लाइन लिख देते हैं ना, तब ये पता हो जाता है कि हेनरी का नियम किसके विलयता को दर्शाता है? गैस के विलयता को दर्शाता है। किस में? द्रव के अंदर। तो इसलिए ऊपर वाला लाइन आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है थोड़ा मजबूत, ताकतवर माना जाता है। तो आप अपने आंसर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला लाइन लिखिए, नहीं तो सीधे लिखिए हेनरी महोदय के अनुसार। हेनरी महोदय क्या कहते हैं? तो कहते हैं भाई स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता उस पर अध्यारोपित दाब के क्या होता है सर? समानुपाती होता है ना। ये स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा लॉक कर देंगे, उस पर अध्यारोपित दाब के समानुपाती होता है। तो हो गया। लेकिन अब अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए इसमें मैथमेटिकल टर्म्स लाना होगा, अर्थात दाब को हम P से सूचित करते हैं। और देखिए गैस का द्रव में विलयता को यहाँ पर किसके जरिए? मोल अंश में रिप्रेजेंट किया था हेनरी ने, तो हम भी मोल अंश में कर देंगे। समानुपाती x, P बराबर KH इंटू एक्स या P बराबर
KH इंटू स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप ऐसा कर सकते हैं जहाँ KH बराबर हेनरी स्थिरांक। भाई KH क्या है? तो हेनरी स्थिरांक है, हेनरी नियतांक है। तो गैस का द्रव में विलायता किस नियम की सहायता से प्रदर्शित होता है? हेनरी के नियम की सहायता से प्रदर्शित होता है। हेनरी ने विलायता को किस में दर्शाया था? मोल अंश में। तो मोल अंश हम लिखेंगे। मोलरता में दर्शाया था क्या? मोलरता में, सांद्रता में नहीं, किसमें? मोल अंश में। तो हम मोल अंश डालेंगे। नोट कर लीजिए तेजी से। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और आपको स्वतः कर लेने हैं। एक कि हेनरी के नियम के सीमाएं लिखें। हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, किस सीमा तक लागू हो सकता है, किस सीमा के बाद लागू नहीं हो सकता। तो हेनरी के नियम का जो पहला सीमा है, वो पहला सीमा क्या है? हेनरी का नियम केवल आदर्श विलयन के लिए लागू होता है या आदर्श गैस के लिए लागू होता है और किसी के लिए लागू नहीं होता है। तो विलयन आपका आदर्श होना चाहिए। दूसरा सीमा क्या है? गैस का द्रव में विलायता बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक मात्रा में गैस घुला हुआ है तो हेनरी का नियम लागू होगा। कितने गैस घोल दिए, जरूरत से ज़्यादा इतने तक घोल दिए तो नहीं होगा लागू। तीसरा कंडीशन क्या था? अध्यारोपित ताप या दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या था? चौथा कंडीशन था कि गैस का संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए, ना तो गैस पानी में जाके टूट जाए, ना ही पानी में जाके जुट जाए, ऐसा कुछ होगा तो नहीं होगा। पांचवा कंडीशन क्या था? गैस का विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होना चाहिए। अगर इस 5 में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो गया तो वहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। इसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और था, हेनरी के नियम का उपयोग, एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हेनरी का नियम अप्लाई होता है। जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, स्प्राइट का ढक्कन आप खोलते हो तो सनसनाहट से आवाज़ आती है ना, तो क्या लगता है सनसनाहट की आवाज़ जब आती है तो बोतल से सारा गैस निकल गया, स्प्राइट से सारा गैस निकल गया? नहीं सर, स्प्राइट के अंदर अभी भी गैस है। जब आप पीते हो तब फिर बाहर आता हो करके आता है कि नहीं आता है? तो मतलब वो गैस अंदर भी गया है। तो वो गैस किस नियम के सहायता से घोला जाता है? हेनरी के नियम की सहायता से घोला जाता है। पहाड़ी या पठारी भागों का वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे वहाँ के लोगों में या वहाँ के जीवित प्राणियों में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? एनोक्सिया। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनोक्सिया बीमारी होती है सर। तो एनोक्सिया बीमारी जो होती है उसका जांच पड़ताल किस नियम के सहायता से किया जाएगा? हेनरी नियम के सहायता से। तो ये सब हेनरी के नियम का एप्लीकेशन है। अब जैसे देखते होंगे जलीय जीव जो मछली सांस कैसे लेता है? गलफरा से। कहाँ से सांस लेता है? गलफरा से। तो मछली सांस में कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या आपको क्या लगता है कि मछली जो ऑक्सीजन लेता है वो H2O वाला ऑक्सीजन लेता है? अरे नहीं भाई, इसमें अलग से ऑक्सीजन घुला है। तो अलग से ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो इस ऑक्सीजन लेवल का जाँच किस नियम के सहायता से किया जाता है? हाँ, जल में घुले हुए गैसों का जांच किस नियम की सहायता से होता है? तो ये हेनरी के नियम का एप्लीकेशन है। तो जैसे ही जल में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, देखते हैं मछली ऊपर आ जाता है ना, लेकिन मछली में ये नेचर नहीं है। नेचुरली मछली इस प्रकार से डिजाइन है कि वह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में ले सकता है। बाहरी ऑक्सीजन को वह लेता है लेकिन उतना बेहतर मात्रा से नहीं ले पाता और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मछली बेचारा तड़प तड़प के समाप्त हो जाता है। वैसे भी आप लोग उसे कौन सा जिंदा छोड़ते हैं? उस जिंदे मछली को काट देते हैं ना, काट के फिर मज़े से उसका आनंद लेकर चबा चबा कर खाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए क्या? उसके अंदर भी जीवन है। जैसे लगता है मैं पूरा मछली खाने के मामले में साधु। चलिए, अब बारी है किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस सेट में, इस सीरीज के अंदर, इस चैप्टर में टोटल 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे गए जो आपके सामने हैं और अभी आधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आधा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना व्यक्त करके हमने लिखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। सभी चैप्टर्स में लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आप देखेंगे कि आपने जितना थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी से जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस थ्योरी के बेसिस पे ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनते हैं, स्वतः बन जाते। तो ज़रूरी है कि आप लेक्चर अटेंड करिए, लेक्चर अटेंड करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। और एक्चुअल में आप सीखना चाहते हैं ना, तब जुड़िए इन चीज़ों से। आप केवल देख देख के नहीं सीख सकते, आपको नोट करना होगा ना, लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो सीखना है तो फिर कलम और कॉपी अपने साथ रखिए, तब सीखिएगा। केवल वीडियो देख के नहीं सीख सकते। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है मोलल सांद्रता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मोलल सांद्रता। मोलल सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोललता। मोलल सांद्रता का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल हम आप लोगों को मालूम है, स्मॉल m। तो इसके कैलकुलेशन की तरफ चलें तो सॉल्यूशन देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का। मोललता का सूत्र होता है विलय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा W इन ग्राम। यहाँ पर हर एक बात को हमें सोचना है, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं।
234.2 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी का घोल है, मतलब कितना घोल है, 234.2 ग्राम। इसमें चीनी भी है और जल भी है, तभी तो घोल बना है। घोल में इतना ग्राम चीनी है, 34.2 ग्राम चीनी है। जब 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो जल कितना बचा, 200 ग्राम, यानी विलायक 200 ग्राम हो गया। ये बात क्लियर है। तो घोल का मोललता ज्ञात करें। अब चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो चीनी का अनुभार निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा। कार्बन का कितना परमाणु भार होता है, 12 बराबर 44 से, अरे 144 बोलिए, 44 से, अब बगुनमा से खतरा मत बोलिए। हाइड्रोजन का कितना, 1 होता है, 22 हुआ है, तो 22 कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 गुना 11, 176, मतलब 176 बोलिए, 76 से बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो 176 टोटल जोड़ लेंगे कितना, 342 ग्राम प्रति मोल। तो भाई इसका अनुभार आ गया। अब सभी डाटा को आप यहाँ पर रख लो ना, आप यहाँ पे क्या करो, सारे के सारे डाटा रख दो। एक्स का वैल्यू हो गया 34.2, WT हो गया 342 गुना 1000 बटा कितना 200। ये पॉइंट उड़ाओ, 1 0 3 0 3 0 गया काम से, 342 गया काम से। सो फाइनली बच क्या रहा है, m बराबर 1/2। सर m बराबर 1/2 मतलब 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात ना। ये क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके सेट में जो ऑप्शन है ना, मिस टाइपिंग है, उसको आप सही कर लीजिए। एक तो 2 क्वेश्चन में ऐसा है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, कोई एक और क्वेश्चन है जिसमें मिस टाइपिंग है, उसको आप सही कर लीजिए, यहाँ आपको सही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है, मतलब ताप बदल देने के बाद भी नहीं बदलता है। तो आपको पता है जो द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, जिसमें केवल द्रव्यमान आएगा वह ताप कितनों बदल दीजिए, बदलने वाला, लेकिन जिसमें तन को आयतन आ गया वह ताप में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, मोललता, ऐसा होने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चीनी का 5% एवं ए, एक्स के जगह ए कर लीजिए, आगे हमने ए लिखा है, एवं ए का 1% मात्रा आइसोटॉपिक मिश्रण है। भाई आइसोटॉपिक मिश्रण किसको कहते हैं, समपरासरी को, किसको कहते हैं, समपरासरी विलयन को आइसोटॉपिक मिश्रण कहते हैं। तो ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, ए का जो है वो अनुभार निकालिए। देखो भाई इसके लिए आपने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा, x1/WT1 बराबर x2/WT2, बहुत सिंपल है। तो ये 5% है, ये 1% है, मतलब दोनों का आयतन समान होगा। 5 ये है कौन सी, चीनी, चीनी का कितना होता है 342 बराबर x2, ये भाई इसका तो दिया हुआ है 1 और इसका WT2। अब इसको जब सॉल्व करिएगा WT2 बराबर देखिए ये नहीं चल जाएगा, 1 से गुना करेंगे 342 ही होगा, 5 से भाग दे देंगे, भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 68.4, कितना ग्राम आ जाएगा, तो 68.4 ग्राम प्रति मोल इसका अनुभार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन का मोलरता निकालिए। मोलरता मतलब क्या, कैपिटल M, मोलरता का मतलब कैपिटल M। देखो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या, मोलरता का फॉर्मूला क्या, मोलरता बराबर विलय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा VIN ml। तो सारे वैल्यूज इसमें रख दीजिए। 2 ग्राम कास्टिक सोडा का अनुभार कितना होता है, 40 होता है। कास्टिक सोडा, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16, 23 16 39, हाइड्रोजन 40 गुना 1000 बटा कितना 200। सर 3 0 का 3 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बटा 1/4 तो 0.25। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन में, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो चीनी के घोल का मोलर सांद्रता ज्ञात करें। वहाँ मोलर है, यहाँ क्या है, मोलर है, अलग है, जानबूझ के हमने थोड़ा अलग किया। क्वेश्चन वही पूछा था हमने, ये भी एक अलग से बनाया है कि मोलर पूछ ले तो क्या होगा। तो मोलर का मतलब होता है मोलरता, अभी जस्ट आपने पढ़ा, मोलरता बराबर विलय का भार। तो विलय कितना है 34.2 ग्राम, 34.2। और चीनी का अनुभार देखो ऊपर में आया है 342 गुना 1000 बटा विलयन का आयतन। सर क्वेश्चन में विलयन का आयतन दे लेने हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में विलयन का आयतन नहीं हो और द्रव्यमान हो तो घनत्व रहता है, और घनत्व अगर नहीं हो तो वह घनत्व अपना मोल से कितना मान देना है, 1 मान देना है। और पूरे दुनिया को पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और घनत्व अगर 1 हो तो देखो आयतन बराबर क्या होता है सर, द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान है उसी को हम क्या कर देंगे, आयतन कर देंगे, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन लेने के लिए दिमाग चाहिए ना, है क्या, नहीं है तो बोलो, है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही हो गया आपका 234, अरे भाई 234.2 ई पॉइंट गया 342 गया काम से। अब 1000 में 2342 से भाग दीजिएगा तो लगभग आएगा 0.426। इसको सिग्निफिकेंट यूज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। जिनको लिखना है लिख लीजिए। लिखना है क्या, नहीं लिखना है ना, ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो वीडियो को ले जाइए, यहाँ स्क्रिप्ट करके रोक के लिख लीजिएगा जब टिक करने का आवश्यकता होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो अगला क्वेश्चन ना ये है, अगला क्वेश्चन ये है, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, इसके अंदर बहुत काम देने वाले हैं। घोलक मतलब विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्ल मतलब विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अच्छा, यहीं पर रहता, घोल के 1 लीटर में उपस्थित घुल्ल के मोल की संख्या को, तब क्या हम लगाते हैं? अभी क्या लगाने वाले हैं? हाँ, अभी मोलरता सही है, मोलरता सही नहीं है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? भाई, यह राउल्ट नियम का पालन करता है, इससे बढ़िया गुण क्या होगा? अच्छा, टिक करने से पहले दूसरा पढ़ लो, कहीं दूसरा को मैच कर जाए तो ABC दोनों होगा ना। तो दूसरा का पढ़ लीजिए, यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, दोनों तो एक ही बात है, मतलब विरोधाभास है, तो ये कतई नहीं पालन करेगा। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, अरे देखो 20.22% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कहीं कभार ना ये लिखा हुआ मिलेगा, ये मत टिक करिएगा, गलत हो जाएगा। NCERT इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता। आप NCERT पलट के देखेंगे तो ये मिलेगा। वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण, या अंग्रेज ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। कैसा मिश्रण? स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब देखो सर, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 0.05 एम ग्लूकोज के विलयन के तुलना में 0.01 एम ग्लूकोज के विलयन के तुलना में 0.01 एम के MgCl विलयन के हिमांक में अवनमन है। अरे भाई देखो जरा ध्यान से समझो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये ना टूटता नहीं है। आप अगर इसको एक्वाटिक सॉल्यूशन में ले जाइएगा तो नो चेंज, जब नो चेंज होगा तो बॉन्ड ऑफ गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं, एक का एक रहा, लेकिन ऊना बॉन्ड ऑफ गुणांक में टूट जाता है। MgCl2 इसके एक्वाटिक सॉल्यूशंस में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो Mg2++ 2Cl-। देखिए अपने से 3 गुना, I बराबर 1 + 2 बराबर कितने हो गया? 3 हो गया। तो विलयन के हिमांक में अवनमन है, यानी लगभग कैसा हो जाता है? 3 गुना, चूंकि बॉन्ड ऑफ गुणांक का वैल्यू कितना आया? 3 आया। तो बॉन्ड ऑफ गुणांक वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आगे बढ़ा जाए। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहाड़ पर चलिएगा, चलो धक्का देते हैं, वहाँ से ख़त्म कहानी हो जाएगी, कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग टेंशन ले रहे थे ना, हाँ, टेंशन खत्म करना है तो पहाड़ पे जाके जंप लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? पहाड़ पर पहाड़ी भूत रहता है, इसलिए जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर क्या है पहाड़ पर कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है? जल को डर लगता है, तब फिर क्या होता है? वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसका मतलब कि ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, और नीचे की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब, यानी ऊपर खाना पकाने में तकलीफ होता है ना, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब कोई मान लो जिसको खाना जल्दी पकाना हो, गड्ढा कोई जमीन कुइयां में बैस के बैठाएगा, कुइयां में पैस जाएगा, फिर खाना पकाएगा, तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा पकेगा ना, जल्दी पकेगा। क्यों जल्दी पकेगा? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अधिक होगा। 10 फ्लोर कोई नीचे चले जाए, जमीन के अंदर 10 फ्लोर, जैसे जमीन के ऊपर 10 फ्लोर घर बनता है ना, बड़े बड़े शहर में जाइएगा जमीन के नीचे 10 फ्लोर घर बनता है, गाड़ी पार्किंग करने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए ना, तो उसमें खाना जल्दी पकेगा। अब कोई नया लोग जाएगा ना, वो सोचेगा 5 सीटी में चावल पकता था, उसका चावल होने से दलिया बन के निकलेगा, पकड़ के पी जाएगा, ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन होगा। तो क्यों? क्योंकि क्वथनांक ये प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऊपर क्वथनांक कम जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कमता है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुशंख गुणधर्म है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? परासरण। निम्न में कौन अनुशंख गुणधर्म है? परासरण दाब है। ये CaNO3 का होल ट्वाइस में बॉन्ड ऑफ गुणांक है 3 है। कैसे कर लिया हमने जरा देखो, ये जब एक्वाटिक सॉल्यूशन में जाएगा तो टूटेगा Ca2++ NO3-, इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 और इसके आगे कितना? 1, तो टोटल क्या गो आयन हुआ? 1 + 2 = क्या गो? हाँ, समझ में आई बात? तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा? 3 होगा। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? P = CRT या CTR, वही हुआ C, उल्टा पुल्टा लिख दिया था कि आप कन्फ्यूजन में जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं जाना। आपने पढ़ा है पाई = CRT, तो 2 × 3 लिखिए कि 3 × 2 लिखिए, रिजल्टेंट में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़े, चलो सर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन तो ज़बरदस्त है, अगला का अगला ज़बरदस्त है, ठीक है। किसी ने कह दिया होगा 2018 में जो क्वेश्चन सेट कर रहा था ना, उसको कह दिया होगा बिहार बोर्ड और कोई क्वेश्चन सेट करता है, कर दिया सेट, ठीक है।
पूरे बिहार में 43-44% रिजल्ट बना था, बाकी के बच्चे मतलब 100 में से 50 से ज़्यादा बच्चे फेल। रिजल्ट बना था, फर्स्ट नहीं किया था 43%, रिजल्ट बना था कि इतने बच्चे पास किए। और एक्चुअल में वो क्वेश्चन का लेवल था, शानदार लेवल था क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी पूर्ण बच्चे बाहर आएँ तो आपको उस लेवल का क्वेश्चन सेट करना होगा, बोर्ड को उस लेवल का क्वेश्चन सेट करना होगा। तो फिर जो बच्चे बाहर निकल के आएंगे ना, क्वालिटी एजुकेशन वाले बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। अभी तो बच्चे पढ़ते नहीं, मज़े करते हैं, ठीक है, मज़े करके आराम से पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर ला लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब बच्चे स्वतः पढ़ेंगे। अभी अच्छे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे 400 450 आ ही जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल होगा तब सब पढ़ेंगे, और फिर वो मार्क्स जो आएगा ना वो क्वालिटी एजुकेशन वाला मार्क्स होगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले बिना क्वालिटी एजुकेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है? विलायक का अणु। अब देखो ये क्वेश्चन है नहीं, बहुत भारी नहीं है, लेकिन बोर्ड इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था, एकाएक पूछा शब्दराम। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने का आदत नहीं था किसको? बिहार बोर्ड के बच्चे को। तो अब इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से न्यूमेरिकल्स पूछना ऐसे हो गया जैसे किसी ने उस पर बैन लगा रखा है, ठीक है, नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, जो स्टेट करेगा उसका टंगड़ी तोड़ देंगे, ऐसा वाला सिचुएशन कर दिया। तो आप सीखिए, इस तरह के क्वेश्चन CUT के अंदर पूछे जाते हैं और तुरंत बनते हैं। अच्छी बात यह है कि तुरंत बनते हैं। देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। BaNO3 का होल ट्वाइस घोल का बॉन्ड ऑफ गुणांक कहते हैं। तो बिलियन, ये विघटन का स्तर मात्रा ज्ञात करें। विघटन का मात्रा को अल्फा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सबसे पहले ना इसको तोड़ दो, BaNO3 का होल ट्वाइस, इसको जैसे एक्वाटिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो यह टूटेगा Ba2 प्लस NO3 माइनस, इसके आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर आई क्या कहता है, लेकिन आई पर जाने से पहले आई का कैलकुलेशन तो करना होगा। देखिए किसी भी पदार्थ का शुरुआती मात्रा 1 होता है, किसी भी पदार्थ का शुरुआती मात्रा कितना होता है? 1 होता है सर। और जो विखंडित हुआ मात्रा है वो अल्फा है, तो अल्फा विखंडित हो गया, बचा कितना? शेष मात्रा 1 माइनस अल्फा। अरे ना समझो, मेरे पास एगो कोनो था बड़का चीज़ खाने वाला, उसमें से कोई आया त्वरित भाग गया, तो बचा कहते हैं 1 माइनस त्वरित भागा हुआ मात्रा, 1 माइनस त्वरित भागा हुआ मात्रा, 1 माइनस अल्फा मात्रा, ये मात्रा बच गया। अब ये फिर क्या होगा? अल्फा होगा, और ये कितना होगा? 2 अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? 2 लगा है। तो बॉन्ड ऑफ कहते हैं कि जितने टूट लो जितने बच लो सब हमारे बराबर हो। तो वो बात भी तो सही है। मतलब देखो ध्यान से समझो कि एगो पूरे मान लो एगो खाने वाला था, उसमें से एगो नोच को कोई भाग गया, तो खाने वाला टोटल मात्रा कितने हुआ? जो मेरे पास बचा हुआ है वो मात्रा, और प्लस जो अहुजा लेके भागी वो मात्रा, यही दोनों है ना। तो दोनों मात्रा को जोड़ देंगे, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। नहीं, अहुजा को खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान जाता है। खत्म। अब देखो आई का वैल्यू रखोगे कि नहीं रखोगे? आई का वैल्यू कितना? 2.74। तो 2.74 बराबर 1 प्लस कितने अल्फा? 1 एन्ने प्लस मुन्ने जाएगा माइनस में, तो 2 में से 2.74 में से 1 घट गया, 1.74 बराबर कौन चीज? अल्फा, भाई 2 अल्फा। तो अल्फा बराबर 1.74 बटा कौन चीज? 2, 0 कौन चीज? 87, मतलब कितने परसेंट? 87%। कितने परसेंट? 87%। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी नंबर। समझ में आई बात? अच्छा एक बात जरा समझो यहाँ पर, एक बात यहाँ पर और समझो। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि हमको बॉन्ड ऑफ गुणांक पूछता, क्वेश्चन में क्या पूछता? बॉन्ड ऑफ गुणांक पूछता, और कहता विघटन की मात्रा अल्फा है, तब हम क्या करते हैं भाई? तब देखो ध्यान से, तब हम लिखते अल्फा बराबर, ये आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस कितने? 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा का, तब आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होता है इसका? आई बराबर। अच्छा इसी क्वेश्चन में कहता कि मान लो विघटन की मात्रा 80% है। कितना प्रतिशत है? तो अल्फा की जगह पर हम 80% रख देते। क्या रख देते? 80%। 80% का मतलब क्या? 80/100 यानी 0.8। तो यहाँ पर जो अल्फा आया यहाँ पर रख देते 0.8। तो टोटल आई का वैल्यू निकलता कि नहीं निकलता? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको जरा नोट कर लो सर। इसको बिना नोट किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी नोट करो। हाँ नोटिया दो पकड़ के, जल्दी करो।
हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, हम इसी में इसको समझा रहे हैं। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। देखो क्वथनांक उसी का अधिकतम होगा जिसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम होगा। तो क्वथनांक उन्नयन किसका अधिकतम होगा भाई, जिसका बॉन्ड ऑफ गुणांक अधिकतम होगा। तो इसमें जब ये टूटेगा तो एगो ई, तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा, 2 होगा। ई जब टूटेगा तो NH4 प्लस एगो, NO3 माइनस एगो, तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा, 2 होगा। ये जब टूटेगा तो Na प्लस क्या गो है, 2 गो है ना, 2 गो ई होगा, एगो ई होगा, तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा, 3 होगा। ई जब टूटेगा तो एगो ई, एगो के प्लस एगो NO3 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा, 2 होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑफ फैक्टर किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन ऑलवेज बॉन्ड ऑफ फैक्टर पर बनते, बाकी सारे डाटा को भूल जाओ, वो सब डाटा आपको दिग्भ्रमित करने के लिए है, आप दिशा से भटको इसके लिए है। आप दृढ़ निश्चयी बने रहो, दिशा से भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर इतना वायुमंडल है, वायुमंडल मतलब क्या, ATM है, क्या है, ATM है। तो इस घोल का सांद्रण ज्ञात करें, सांद्रता ज्ञात करें। भाई इस घोल का सांद्रता क्या होगा, आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है 0.0821, वो 0 तन के काट दीजिए तो 0.0821 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में ही गलत टाइप किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग आप लोग क्या करेंगे, पाई बराबर CRT एक सूत्र लगाएंगे और यहाँ से C निकालना है, इसलिए C बराबर पाई बटा RT। अब पाई का वैल्यू कितना है सर, तो पाई का वैल्यू है 0.821, R का वैल्यू कितना होता है 0.0821, T का वैल्यू कितना होता है 300। सर इसको काटोगे 10 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा, 10 बार में। 1/30, 1/30 को जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। समझ में आई बातें। अब देखो निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, जिसका बॉन्ड ऑफ गुणांक अधिकतम होगा। तो K2SO4 इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक 3 होगा, 2 पोटासियम एगो सल्फेट, इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक 2 होगा, इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक 1 होगा और इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक भी 1 होगा। ऑर्गेनिक वाला का बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, टूटता नहीं है। तो K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझो, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। देखो क्वथनांक के साथ क्या है कि क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, लेकिन हिमांक अवनमन बढ़ेगा तो हिमांक घट जाएगा ना। तो इसमें पूछेगा किसका हिमांक अधिक होगा, तो यूरिया और ग्लूकोज का। तब K2SO4 हम सही कर देंगे ना तो गलता जाएगा, क्या हो जाएगा, गलता जाएगा, ठीक है। तो गलता नहीं करना है, सहीता करना है, नोट कर लो। तेज़ी से आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़ते, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते। अब धड़ाम स्टिक होगा, चल भाई चल, हाँ देख लो क्या है, ठीक है जो भी है, सब मिल के इसको, अरे किधर गया, हाँ इधर आ गया, सब मिल के इसको फरिया लेते हैं। देखते सर क्या है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना, अच्छा NTP के जगह पर ना STP दे दे, क्या दे दे, STP, तो फिर इतने टिक करना, लेकिन SATP दे दे तब 24.35 के आसपास टिक करना, क्या टिक करना, 24.35। कब, SATP, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। शुरू के समय में SATP ही STP था, लेकिन बाद में STP और SATP में डिफरेंट कर दिया गया और दोनों डाटा अलग अलग हो गया। इसलिए आज भी आप देखिएगा ना तो कभी कभी STP NTP अलग अलग दिखेगा, गूगल सर्च करिएगा। एक्चुअलिटी अब ये हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसको अलग कर दिया गया। निम्न में कौन अनुसंख गुणधर्म है, भाई परासरण दाब अनुसंख गुणधर्म है। 0.5 m ग्लूकोज के विलयन के तुलना में 0.05 m AlCl3 के विलयन के हिमांक में अवनमन है। भाई इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना है, 1 है, इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक 3 1 4 है, तो लगभग कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। अब देखो एक क्वेश्चन, NaCl MgCl2 AlCl3 के लिए बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा, NaCl के लिए कितना होगा, 2 होगा, MgCl2 के लिए 3 होगा, AlCl3 के लिए 2 3 4, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, B नंबर ऑप्शन है। समझ में आ रही बातें। और आगे बढ़ें, चलिए सर और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और बस अब अंतिम तक है, अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मात्र एक स्लाइड बचा हुआ है जिस पर हम आप लोग चर्चा करेंगे। निम्न में कौन ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है, मोलरता। देखो 434.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रता, मोलल सांद्रता मतलब क्या, मोललता निकालिए। तो मोललता बराबर विलय का भार, विलय का भार कितना, 34.2। और चीनी का अनुभार अपने पीछे भी देखा था, कितना होता है, 342।
गुना 1000 बटा विलायक। अरे विलायक बिलियन कितने हैं 434.2, तो उसमें से विलायक हटा देंगे, कितना बचेगा 400, ई पॉइंट उड़ाएंगे 0, ई खत्म, ई 3 को 0 खत्म, 1/4 का मतलब क्या 0.25। ऐसा कोई ऑप्शन है सर? ए नंबर है तो करेक्ट कर देंगे। निम्न में कौन सा कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, विलायक का कण। निम्न में कौन सी इकाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा, अपने लेवल में जाके पूछा, कौन साल पूछा यहाँ छूटा हुआ है लेकिन पूछा हुआ है। निम्न में कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? देखो राउल्ट ने किया था इसका उपयोग। किसने किया था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोल अंश। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि NaCl के विलयन की मात्रा अल्फा हो तो वन ऑफ गुणांक ज्ञात करें। अभी जस्ट बतलाए थे ना, ये जब टूटेगा NaCl तो क्या बनाएगा सर? Na प्लस Cl माइनस, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, देखो I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये खत्म, तो 1 प्लस अल्फा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई डाउट नहीं सर? चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अंतिम स्लाइड बचा है ऑब्जेक्टिव का, मतलब अब पार घाट लग गया। चलो देखते हैं, आराम से चलो, किसी को पता चल जाएगा तो और क्वेश्चन दे देगा ना, तो इतना क्वेश्चन बना के ख़त्म कर देना है। चलिए किधर भाग गया भाई? इधर है। टूथपेस्ट की कॉलगेट? टूथपेस्ट क्या? टूथपेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? दंत मंजन। कौन मंजन? दंत मंजन। टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन का 1 ppm, अगर टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन 1 ppm हो, यानी समझो 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख लीटर अगर टूथपेस्ट लेते हैं तो उसमें 1 लीटर अगर फ्लोराइड मिलाते हैं तो वो हमारे दांत को मजबूत बनाएगा। हमारे दांत को क्या करेगा? लेकिन गलती से 1 लीटर की जगह पर कितना मिला देते हैं? 1.5 लीटर बना देते हैं, तो उल्टा दांत को झड़झड़ा देगा, बुढ़ा जाती सब झड़ जाएगा, हाथ खाने लगने बचिएगा, ठीक है। लेकिन जब यह मात्रा डैश से अधिक हो जाए तो टूथपेस्ट जहरीला हो जाता है, साथ ही साथ मर भी जाएंगे। तो ऐसा कौन होगा? 1.5 ppm, 1.5 ppm। तो 1 ppm तक ये दांत को मजबूत करेगा, लेकिन 1.5 ppm हो जाएगा तो जहरीला हो जाएगा उसको। इसलिए बहुत बार टूथपेस्ट पर लिखा रहता है, विशेष तौर पर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि दांत जब किसी का खराब होता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यही टूथपेस्ट यूज करिए, तो उस टूथपेस्ट को बच्चों से बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? फ्लोराइड आयन का मात्रा ज़्यादा है। बच्चा अभी उसका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, टन बोल जाएगा, खत्म कहानी उसकी, ठीक है। तो एक विलायक का वाष्प दाब 50 नैनोमीटर है। यदि विलय का मोल अंश 0.1 हो तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, यानी PS निकालो। P नोट देल है, कितना देल है भाई? 50 नैनोमीटर है। X कितना देल है? 0.1 है। तो फाइनली हम सूत्र लगाएंगे कि चुक्की P नोट माइनस PS बटा P नोट बराबर X, इसलिए 50 माइनस PS बटा 50 बराबर 0.1, इसलिए 50 माइनस PS बराबर 0.1 गुना 50, ये पॉइंट उड़ाएंगे, 0 खत्म, इसलिए PS होने प्लस, यानी 50 माइनस 5 बराबर PS। सो देख लो सर PS बराबर कितना? 45। इतना आराम से क्या बतलाएगा आपको? कोई नहीं बतलाएगा। चलो ये हुआ आराम से बतलाना 45। अब देखो शुद्ध जल का मोलरता ये सब सांद्रता ये सब कितना होता है? 55 शुद्ध जल के लिए 55.55 उसके नाम कर दो, ठीक। हम ऐसे बोल रहे जैसे तुम अपना संपत्ति उसके नाम कर रहे हो भाई, हो गया, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज़ आपने इस चैप्टर का देख लिया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि विलयन से फाइनल एग्ज़ाम में आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए तो क्या ध्यान रखना है? अनुसंख गुणधर्म। अनुसंख गुणधर्म के अलावा मोलरता, मोललता, मोलंस, और कुछ का आवश्यकता है नहीं, और सब कुछ भूल जाओ। हम पर ज़्यादा विश्वास मत करना, ठीक है। अरे आ गया, उसमें हेनरी का नियम भी आ ही जाएगा, राउल्ट का नियम शामिल हो ही गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आप अगर अनुसंख गुणधर्म केवल ध्यान में रखते हैं तो सारे प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तो आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर्स का आपको लेक्चर मिलता रहे तो राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ना। सब्सक्राइब करना ना करना आपका काम है, लेकिन जुड़े।